दुनिया में कोई भी नया आलोचना का सिद्धांत जिसे आप नवाचार कहने आ रहा है वो ग्रहण केंद्रित है। वैश्विक आलोचना की धुरी पूरी शिफ्ट कर गई। आप पुस्तक समीक्षाओं को लेकर के थोड़े क्रिटिकल रहे हैं, तो एक अच्छी पुस्तक समीक्षा आपकी नजर में क्या है? पहले पुस्तकें बौद्धिक विनियोग का, अब पुस्तकें वित्तीय विनियोग। कोई भी पुस्तक अगर महत्वपूर्ण है तो वो अनंत रत जगह का परिश्रम कि वो किताब निकलती है। तुम तो सूरज हो, खबर है कि तुम्हें पाने के लिए जिंदगी कितने अंधेरों से निकल कर कि कम से कम 33 मॉडल का जन्म दिया प्रेमचंद ने, और रेणु ने मात्र 2 प्रकार के मॉडल का जन्म दिया। एट लीस्ट एंड एट लास्ट वी ड्वेल इन द होम ऑफ लैंग्वेज। 70 किलो कविता पढ़ता हूँ और 30 किलो गद्य पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर। तो गद्य एक प्रकार से मेरी लाचाली भी। 4 ही शब्द का खेल है सारी: प्रेम, मृत्यु, मानवता और वैविध्य। तो नामर जी हमसे पूछ रहे थे, लूसिए गोल्डमैन का ये किताब हम सुने हैं ऐसे जैसे पहली बार सुन रहे हैं। कथा मतलब जो कथा कह रहा है वो नहीं, वो जो टेक्स्ट के भीतर है, जो कहानी दिखा रहा है और कहानी सुना रहा है। ओकर अखियां में सपना हिलोर मारे, जब पिंजरा पे सुगवा ठोर, जेनू घुसने का मौका ही नहीं मिला। लोकाचार भयानक जरूरी है, लेकिन जो अनुष्ठानिक शादी होती है 90% जो, उसमें मेरा विश्वास कभी नहीं था जी। शोध एक अनवरत प्रक्रिया है और पीएचडी एक डिग्री है। पूरी नई पीढ़ी को आप मंच दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन गौर से 4 घंटा इनको सुनो, संज्ञा और सर्वनाम से। भाषा खेलती है, भाषा खुलती है और भाषा खिलती है क्रियापदों से। परसाई इसलिए इतना बड़ा लेखक है, उनकी भाषा में आप देखेंगे कि नो को कहाँ रखा है, ने को कहाँ रखा है, में और पर में क्या फर्क किया है कि कुछ भी हो जाए उम्मीद कायम करनी। झूठी उम्मीद ही सही, क्योंकि बिना उम्मीद के हम हार जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि और आप सुन रहे हैं रेड फोन पॉडकास्ट विद ऋषि। दोस्तों, आज हमारे साथ प्रोफेसर गौतम सान्याल सर हैं। आप कथा आलोचक हैं, व्यंग्य लेखक हैं, बर्दवान विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे हैं। आप प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में भी अतिथि अध्यापन आपने किया है कुछ दिनों तक। आपकी एक नई किताब आई है किंचित गद्य। यह किताब भी आज की बातचीत में केंद्रीय जगह लेगी, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, कह सकते हैं कि अनुभव का एक खजाना है हिंदी साहित्य की दुनिया और विश्व साहित्य की दुनिया का। तो प्रोफेसर गौतम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार ऋषि। नमस्ते सर, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा ही फील कर रहा हूँ, होमली फील कर रहा हूँ जी, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आजकल मन में क्या चल रहा है? किस तरह की बातें आजकल मन में चल रही हैं? मन तो हाँ ठीक है, मतलब किस तरह की बात आप सुनना चाहते हैं बताएं। तो हम यहीं से बातचीत करें। आपने किंचित गद्य जो आपकी नई पुस्तक आई है, ये जो शीर्षक आपने दिया, इस शीर्षक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किंचित गद्य मैंने इसलिए दिया जी कि जब आप गद्य को खंड खंड विधाओं में देखते हैं, संस्मरण हो, ये हो वो हो, आप जानते हैं जी, तो गद्य की तारतम्यता टूट जाती। और जब नामर जी आख्यान शास्त्र पर बोल रहे थे विश्व पुस्तक मेले में, तो उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि गद्य की तारतम्यता न टूटे, गद्य के विकास का वही रास्ता है। मूलतः गद्य पर आधारित है, इसीलिए मैंने कहा उसमें से किंचित गद्य, थोड़ा सा गद्य मेरा भी। अब अलग से अगर इन्हें ललित निबंध कहें तो अजीब लगेगा, मुझे तो लगेगा। आप अलग से इसे आलोचना की कोई बहुत दमदार कोई आलेख माने तो मुझे गलत माने खराब लगेगा, लेकिन यह गद्य के रूप में हिंदी साहित्य में है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात एक ये है, शायद इसी से जुड़ा हुआ है आपके सवाल से, ये मैं थोड़ा एक्सटेंशन में लेता हूँ। एक चीज देखिए कि विश्व की जो तमाम आलोचना के सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत है, जो भी कुछ भी है, 1850 तक इसके केंद्र में था निर्माण। कविता क्या है, आप संकेत समझ रहे हैं? जी हाँ। ललित निबंध के विभिन्न तत्व वो खोजा गया है। लेकिन पूरे विश्व में, मैं जब विश्व में कह रहा हूँ तो मैं आइसलैंड की आलोचना को भी कह रहा हूँ, नॉर्वे की आलोचना को भी कह रहा हूँ,
पूरे विश्व में एक महाभिनिष्क्रमण, एक बहुत बड़ा ट्रांसग्रेशन जो है वो धीरे धीरे हुआ। मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूँ। और ये 1850 के लगभग आसपास शुरू हुआ और आज वैश्विक आलोचना की धुरी पूरी शिफ्ट कर गई। अब जो है वो निर्माण कवि क्या सोच रहा है, क्या सोचकर उसने लिखा है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, ये सब छोड़कर अब का केंद्र बन गया है ग्रहण। दुनिया में कोई भी नया आलोचना का सिद्धांत जिसे आप नवाचार कहने आ रहा है वो ग्रहण केंद्रित है। अब ग्रहण का मतलब हुआ किताब तो निकल गई, उसके बाद जो सदियों तक इसे पढ़ा जाएगा उसका बाजार, उसकी चिंतन विधियां, हर चिंतन विधि में वो किताब हो सकता है कोई उसका अनालोकित स्पेस नजर आए। तो अब पूरा शिफ्ट कर गया, लगभग मैं कह रहा हूँ 95% ग्रहण केंद्रित हो गया। अब निर्माण केंद्रित चीजें नहीं आ रही। तो इसी तरह इसीलिए किंचित गद्य जो ग्रहण जी क्योंकि इसमें 30-35 साल पुराने ही आलेख हैं ज्यादातर, जी वो मेरे दिमाग। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले एक बार आलेखों के शीर्षक को कुछ शीर्षकों को, जैसे पहला जो शीर्षक है, इन दिनों पुस्तक समीक्षाएं, हरनोट की पहाड़ चेतना। एक मिनट इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इन दिनों पुस्तक समीक्षाएं ये 5-6 आलेखों से पैराग्राफ लेकर लिखा गया और ये सब पत्र पत्रिका में आई थी। आकार में मैं एक कॉलम लिख रहा था उन दिनों, मेरा कोना मेरा दोना, जो प्रेमवत की पत्रिका थी, गिरिराज जी। तो उसमें इसका एक अंश आया था और वो आया था कि जो आलोचना पुस्तक समीक्षा के नाम छापते हम 1.5-2 और हर पत्रिका में होते, जी हाँ, 8-10 जी तो वो एक्चुअली पुस्तक विज्ञप्ति है, हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने का पोर्शन जो है वो बढ़ रहा है। और पुस्तक के बारे में हम ज्ञात हो रहे हैं कि जैसे ऋषि चौबे यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, प्रेसिडेंसी में ज्ञात हो रहे हैं, लेकिन उसके भीतर जो नवाचार आ रहा है उसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। उसी पर उसकी शुरुआत थी वो पहले। तो आप पुस्तक समीक्षाओं को लेकर के थोड़े क्रिटिकल रहे हैं, मतलब हिंदी में जिस तरह की पुस्तक समीक्षाएं होती हैं, आपने कुछ किताबों का भी जिक्र किया, कुछ लेखकों का भी जिक्र किया है, तो एक अच्छी पुस्तक समीक्षा आपकी नज़र में क्या है? आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसे ग्रहण केंद्रित ही अगर रखें तो सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी पुस्तक समीक्षा, देखिए पहले पुस्तकें बौद्धिक विनियोग का, अब पुस्तकें वित्तीय विनियोग का। जी, आपने जिक्र किया है। पहले भी क्या था, अब पैसे से पैसा आ रहा है, तो पूरा बाजार चाहे जैसा हो, पूरा बाजार यानी ग्रहण पाठक उसके ये कैसे खरीदते वो किताबें। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी पुस्तक में ले जाता है, वो पुस्तक खरीदता है लेकिन वो पाठक तो नहीं है, वो क्रेता है, वो पॉजेसर है। उस किताब को लाकर शायद ही वो घर में बैठकर पढ़ता, क्योंकि कोई भी पुस्तक अगर महत्वपूर्ण है, पुस्तक समीक्षा की बात हो रही है जी, तो वो अनंत जगह का परिश्रम। और एक शेर है सूर्य भानुगुप्त का कि वो किताब निकलती है तुम तो सूरज हो, खबर है कि तुम्हें पाने के लिए जिंदगी कितने अंधेरों से निकल कर आई। उन अंधेरों की यातना, यंत्रणा, उन अंधेरों का परिश्रम, चाहे मैं अभी अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहा, उस पर बिना डूबे कम से कम उतना परिश्रम करने की एक चेष्टा तो होगी जी। ये शुरुआत के दिनों में कुछ ऐसी बात है। आप बहुत डूब करके आप समीक्षाएं आपने लिखी हैं, पुस्तकों पर लिखी हैं। आपका ही एक शब्द है, बल्कि 3 शब्द मैं एक साथ रख रहा हूँ, पाठ, पाठक और अभिनव पाठक। एक तो पाठ विश्लेषण, पाठ अध्ययन, पाठ को आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, टेक्स्ट को, कि टेक्स्ट की रीडिंग कैसी होनी चाहिए, पोजीशनिंग की बात आप कर रहे हैं, रीडिंग पोजीशंस, और आपने पढ़ा है उसको जी, रीडिंग पोजीशंस की बात आप कर रहे हैं। स्त्री विमर्श के संदर्भ में भी आपने कहा, दूसरे संदर्भों में भी आपने कहा, और अभिनव पाठक शब्द भी आपने प्रयुक्त किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके लिए पाठ, आप एक लेखक के नाते पाठ को आप कैसे देखते हैं? टेक्स्ट ही तो है ग्रहण का केंद्र जी, और सारी समीक्षाएं अभी देखिए टेक्स्ट केंद्रित हो रही हैं। उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद, इत्यादि 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 इत्यादि।
तो ग्रहण में तो आ गया वो। हम्म, अब दूसरी बात है कि टेक्स्ट पे बात होगी। टेक्स्ट के बाहर जो घमरौल मचता है, खमरौल ये किताब जी। उसकी बात कम हो, हम्म, धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छी हम्म। समीक्षा तो हिंदी में सब समय लिखी गई है, पुस्तक समीक्षा। तो वो पाठ के बाहर का शोर नहीं। और दूसरी बात है कि पाठ पढ़ना, किताब को हाथ में लेकर, मैं आपको रूपक बताता हूँ, वो जो अभी मार्क्वेस वगैरह पे नहीं जाऊंगा डिटेल में जी। कि उन्होंने क्या कहा था उस समय। मतलब पाठ हाथ में आया है और एक पाठक उसे पढ़ रहा है जी। ये जो क्षण है वो है पाठक। उसने किताब खरीदी है, पढ़ा नहीं। उसने ब्लर पढ़ा है, उसके बारे में वो 2-3 बातें जानता है कि ये स्त्री, ये आदिवासी विमर्श पर है, नहीं पढ़ा नहीं। तो जिस क्षण वो पढ़ेगा वो क्षण जो है एक्चुअली पाठक होता है। इसको 1 मिनट और आपसे लूंगा, ज्यादा नहीं, कि कोई उसका बशर नहीं होता, कोई व्यक्तित्व नहीं होता, पाठक कभी होता ही नहीं। मैंने ये कहा, वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई आधार कार्ड है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। तो रविंद्रनाथ की वो कविता जिसकी मैंने उल्लेख किया, राजी होते शतवर्ष पढ़े, जी जी। मतलब रविंद्रनाथ जैसा बड़ा कवि, मेजर कवि, महाकवि, वो रो रहा है उसके चेहरे को देखने। तो लेखक कभी पाठक से मुलाकात होती है, प्रेमचंद कभी हमारा आपका चेहरा देख नहीं। तो नए नए दौर में जो उसकी किताबों के टेक्स्ट की समीक्षा होगी, वो कैसे उसको फील कर सकता है। लेकिन उसके भीतर एक आजीवन, चाहे बाल्जाक हो, कोई हो, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता, भयानक एक ललक होती है कि एक बार पाठक का चेहरा देखे। लेकिन पाठक बशर उसका कोई होता ही नहीं, उसका कोई व्यक्तित्व होता ही नहीं। वो क्षण होता है जब कोई उसे पढ़ रहा। तो 100 साल बाद कौन पढ़ रहा है मुझे, चेहरा देखने की कोशिश है उसी कविता। जी हाँ, जी हाँ। तो वो हुआ एक अभिनव पाठक की तलाश। बहुत सुंदर। चूंकि आपने उस कविता का जिक्र किया तो कुछ पंक्तियां मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है जिसका आपने स्वयं अनुवाद किया है। नहीं, मैंने नहीं, जिन्होंने अनुवाद किया, यह अच्छा अनुवाद नहीं हुआ है, शांति निकेतन से हुआ। अच्छा। आज से शतवर्ष बाद कौन तुम पढ़ रहे मेरी कविता, कौतूहल पूर्वक आज से शतवर्ष बाद। आज के नौ वसंत के प्रभात का लेश मात्र संभाग, आज का कोई फूल विहक का कोई गीत, आज का रक्तिम राग सिक्त कर अनुराग से क्या भेज सकूंगा तुम्हारे करों में आज से शतवर्ष बाद। ये जो पाठक के चेहरे को देखने की, ये बहुत पहले की कविता है जी। उनकी एक ललक थी। और वही ललक एक वैश्विक ललक होती है, हर लेखक के बीच में होता है। क्या बात है। अब सोचिए कि प्रेमचंद को जिंदा रक्त मांस में थोड़ा सोचिए कि वो देखना चाहेगा कि ये ऋषिभूषण चौबे कौन है। मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन पढ़ रहा है मेरी कहानी, और उन कहानियों को छोड़ रहा है जिस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। वो अचानक मेरा ब्रह्म का स्वांग लेकर पढ़ रहा है। ब्रह्म का स्वांग इंडियन जो नई कहानी के जितने मॉडल है, मैं तो बराबर से मानता हूँ कि कम से कम 33 मॉडल का जन्म दिया प्रेमचंद ने, और रेणु ने मात्र 2 प्रकार के मॉडल का जन्म दिया। इसीलिए भाषा शिल्प पर बात होगी तो प्रेमचंद पर होगी। वो ब्रह्म का स्वांग ऐसा है कि आपको लगेगा एक एंटीक पुराना जगह है, वहाँ एक रजिस्टर रखा है, पहले स्त्री प्रवेश करती है, आर्य वगैरह का समाज का प्रॉब्लम, पहले स्त्री प्रवेश करती है, वो 1.5 पेज लिखती है, फिर पुरुष प्रवेश करता है कि मेरी स्त्री ऐसी क्यों है, ये आधुनिकता क्यों नहीं समझ रही। फिर एक बार स्त्री आती है, फिर पुरुष, और लगता है कि एक थिएट्रिकल वो एंटीक टेबल पे हो रहा है। तो खैर, आपने भाषा की बात की, संरचना में, टेक्स्ट की संरचना में, पाठ की संरचना में, कविता की संरचना में, गद्य गल्प की संरचना में भाषा की जो महत्ता है, उसका जो महत्व है, उसको आप बहुत गहराई से महसूस करते हैं। और आप मानते हैं कि कोई रचना जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रचना कथ्य में तो महान है लेकिन भाषा उसकी कमजोर है। अपने एक विवेचन में आपने कवि केदारनाथ सिंह की कविता का भी विश्लेषण किया है, भीष्म साहनी जी का भी किया है। भाषा को लेकर के मैं चाहूँगा कि थोड़ा कुछ और आप कहें कि एक आलोचक के नाते मतलब आप कैसे भाषा को देखते हैं। पहली बात तो है रोलां बर्थ का वो पंक्ति ले लीजिए, एट लीस्ट एंड एट लास्ट वी ड्वेल इन द होम ऑफ लैंग्वेज।
हम भाषा के भीतर ही रहते हम भाषा के भीतर ही रहते हैं। हैं। ये रोला बार्थ का है, ये बहुत फैली हुई। जी। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ उसके बारे में कि देखिए कि जब आप कहेंगे कि आप तो गद्य के लेखक हैं, तो क्या पढ़ते हैं ज़्यादा? मैं कहूँगा कविता। आप कहेंगे इसका लॉजिक बताइए। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मरूंगा मेरे सिरहाने कविता बैठी। वाह। गद्य तो बाहर एम्बुलेंस के लिए कोशिश कर रहा होगा किस तरह से। गद्य तब बहुत छोटी पड़ जाती है कविता। क्या बात है। लेकिन कविता ही हो। मैं जो कुछ भाषा जानता हूँ उनकी ओरिजिनल को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अगर आप तौलेंगे तो मैं 70 किलो कविता पढ़ता हूँ और 30 किलो गद्य पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर। तो गद्य एक प्रकार से मेरी लाचाली भी, क्योंकि वो औकात नहीं कि मैं कविता जो काम कर सकती, उसका जो त्वरित। कहानी भी आप पढ़ते हैं? कहानी में अनुपस्थित ये पुस्तक ही है आप। लेकिन कविता पढ़ता हूँ ज्यादा, लिखता हूँ मैं गद्य पर ज्यादा, और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। मृत्यु को लेकर के आप बहुत बात करते हैं। जब भी आपसे बात होती है, चाहे गुरुदेव टैगोर का प्रसंग हो, गीतांजलि का प्रसंग हो, या कोई भी प्रसंग हो, अपने जीवन को लेकर के भी आप अक्सर मृत्यु की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे श्रोताओं, दर्शकों को कि मृत्यु आपके लिए क्या है। जी, 4 ही शब्द का खेल है सारे: प्रेम, मृत्यु, मानवता और वैविध्य। साहित्य इसके बाहर गए। बहुत पुरानी किताब थी समरसेट मॉम की, वो थी 10 नॉवेल्स एंड देयर ऑथर्स। उसमें उसने लिखा है कि मनुष्य ही तो अक्षय स्रोत है साहित्य। तो जो विविधता वाला शब्द रखा उसको हटाकर आप रखते हैं मनुष्य। ये 4 शब्द से बाहर अगर साहित्य गया हो, और ज्यादा बात कर रहा हूँ मैंने, ज्यादा तर्क वितर्क के, तो आप मुझे बताएं। आप मुझे कहेंगे कि रेणु तो आंचलिक उपन्यास है। मैंने कहा कहाँ का आंचलिक उपन्यास? वो जो राजनीतिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें, वो दिखा दीजिए हिंदी में दूसरे किसी उपन्यास में। उतने डीपली रूटेड ग्रास लेवल पर विभिन्न जो तथाकथित पॉलिटिकल आदर्श हैं, मतादर्श, कुछ की कहले विचारधारा, उनमें चल रहा है क्या, और सब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के रूप में रखा है। तो अक्षय स्रोत है मनुष्य जी। उसमें एक शब्द है मृत्यु। एक पुरानी कहानी थी, वो परिंदे। जी, आपने जिक्र किया है अपने विवेचन में। उसमें लिखा है था, कैथरीन मैन्सफील्ड की वो कोटेशन हुआ था, व्हाट वी नो अबाउट डेथ, और एक शब्द था जिसको निर्मल वर्मा ने हटा दिया था, होपलेस। मृत्यु के बारे में कोई कुछ नहीं, ठीक है, नथिंग। बाद के संकलन में परिंदे में वो कोटेशन ही हटा दिया गया। तो वो मृत्यु बोध की कहानी है। जी। तो मृत्यु बोध एक बहुत, आप समझ ले कि साहित्य जब भी सघन होता है, डेंस फॉर्म में आता है, कविता में या गद्य में या कुछ, तो कहीं ना कहीं वो मृत्यु बोध। और मेरा एक पैरामीटर भी है कि जो बड़ा कवि अगर मृत्यु बोध पे उसने कोई खास नहीं लिखा है तो वो मेरे लिए कवि। बहुत सुंदर। अब एक प्रश्न इसी से जोड़ करके मैं पूछ रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले यहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इमरे बंगा जी आए हुए, तो उनसे भी मैंने ये प्रश्न रखा था, और जो प्रश्न रखा था वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक सूचना दूं कि अभी अभी सूचना मिली है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिल करके हमला कर दिया है। अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले की बात है। मेरा प्रश्न उनसे था कि 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि मिला और उसे कहा गया कि एक आध्यात्मिक कृति है, और विश्व जिस तरह के कोलाहल में है उसमें ये एक अलग तरह का स्वर। थोड़ा इंटरप्शन, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो मृत्यु बोध की पुस्तक है, इस तरह कुछ कहा। जी, मैं एक और बात जोड़ दूं। फिर हमने चर्चा की कि जो लास्लो होर्केई, जिनको 2025 का नोबेल मिला, हंगेरियन साहित्यकार हैं, उनकी जो कृति है जिसके ऊपर ये मिला है, उस कृति में भी ये बात, मतलब साइटेशन में कहा गया नोबेल एकेडमी के द्वारा कि इस कोलाहल आतंक भरे समय में यह रचना जो है आशा, प्रेम की बात कहती है, कला की बात कहती है। कला ही हमें बचा सकती है, और एक उम्मीद है जो हम सब के भीतर है, जिसे बचा रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये दुनिया भी बची रहेगी। मेरा प्रश्न ये है कि 1913 में
गीतांजलि को पुरस्कार मिलता है जी। कोलाहल की स्थिति बताकर, आध्यात्मिकता की बात करके, और 2025 में फिर एक कृति को मिलता है और ठीक उसी तरह की बातें कही जा रही है, आशा की, मृत्यु के खिलाफ एक उम्मीद की। तो क्या दुनिया सचमुच नहीं बदल रही है, हम वहीं पर हैं? आखिरी वाला प्रश्न आपका थोड़ा सा मतलब हताशा आ ही जाती है, फील करती है जी जब। जी इस पर मैं कहूँ आपसे कि उम्मीद एक शब्द है, जी। शायद आशा से ज़्यादा, क्योंकि आशा बहुत प्योर वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है। उम्मीद, अब उम्मीद के बारे में दो कवियों का उल्लेख करूँगा, कि नाजिम हिकमत की, और एक मैं करूँगा महमूद दरवेश की। दरवेश डालिया कार्पेल को इंटरव्यू देते हुए, और तब तक वो 16-17 वर्षों काफ़ी साल रह चुका था जेल में, तो उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए उम्मीद कायम करनी, झूठी उम्मीद ही सही, क्योंकि बिना उम्मीद के हम हार जाएंगे। मतलब ये सारे पोइट्स लाजलो, तो उम्मीद को बढ़ा चढ़ा कर बोलना होगा। बाद में हमारी झूठ सब पकड़ लेंगे, इतना नहीं था वामपंथी आंदोलन में, सारी चीजें पकड़ी जाएंगी, लेकिन बिना उम्मीद के ये पृथ्वी नहीं बची। बहुत सुंदर। नाजिम हिकमत की कविता जेलखाने की चिट्ठियों में, मेरा माने सारी कविताएं याद हैं, इतना तो समय नहीं है। वहाँ नाजिम हिकमत 18 साल से जेल में, भयानक ठंड पड़ी, और वो अपनी पत्नी के लिए, बूढ़ी प्रेमिका के लिए उनके दस्ताने बुन रहा, ठीक है, और उसकी पत्नी इंटीरियर में कहीं भेड़ बकरों के बीच बैठी है। उम्मीद के बिना साहित्य नहीं बचेगा, बात खत्म कर दीजिए। अगर ये अतिशयोक्ति है तो इसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर। तो वो उसके लिए बुन रहा है और कहता है, कविता है उसी में कि 18 साल से मैं यही हूँ और मैं नहीं जानता कि और कितने 18 साल रहूंगा, लेकिन ये जो दस्ताना मैं बुन रहा हूँ ये उसके हाथ में जाएगी। बस इसी पर हमारा प्रेम, क्या बात, हमारा सारा आंदोलन, हमारी सारी अच्छी अच्छी बातें टिकी रहेगी। तो आप थोड़ा सा ये कर ले कि उम्मीद, ये सारे साहित्यकार, अच्छे साहित्यकार बार बार आते हैं और हमें कहते हैं कि दुनिया को फिर भी बचा लेंगे, कुछ तो बचाएगा, वो साहित्य बचाएगा, कला बचाएगी। जी, बहुत सुंदर। आप विश्व साहित्य इस किताब को पढ़ते समय भी और दूसरी किताबों को भी, एक तरह से मैं कहूँ तो गागर में सागर भरने का आपने काम किया है। इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जो सुक्तियों में निकल के आई हैं, छोटे छोटे पैरा में आई हैं। एक हर नए समीक्षक को जो समीक्षा के क्षेत्र में उतरना चाहता है उसके लिए ये पुस्तक एक दृष्टि दे सकती है। तो आप मुझ पर अटैक करेंगे, मैं थोड़ा सा तो शोले का वो हमारा जो जेलर था बोला कि आधे इधर से जाओ, आधे अब मेरे पीछे आओ जी। तो आपके पीछे क्या है? खैर कोई सॉरी मेरा तो जानते हैं। ये जो विश्व साहित्य आप पढ़ते हैं, ये हम हिंदी वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक विश्व दृष्टिकोण हमें मिल रहा है। आप उदाहरण भी बहुत देते हैं विश्व के साहित्यकारों का, आलोचकों का, हूबहू उदाहरण को रख देते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि मतलब आपको लग रहा है कि उदाहरण दे देना ही ज्यादा सही है जब बात नहीं बनती जी। एक उदाहरण देता हूँ जी, पाब्लो नेरुदा जी, उनकी विख्यात कविता माचू पिच्चू के शिखर। कहाँ वो चिली का कवि, स्पेन का राजदूत, कितनी भाषाओं से होता वो कविता पहुंची। 12 कविता मुझे कंठस्थ है, लेकिन 1.5 मिनट में बोलना है, इसीलिए एक कविता का एक अंश, अंतिम अंश। शायद इस उदाहरण से आपकी बहुत प्रश्नों का उत्तर इनडायरेक्टली मिल जाए। माचू पिच्चू के शिखर की 12वीं कविता के अंतिम अंश में वो एक जगह आकर कहता है, मैं आया हूं तुम्हारे निस्पंद मुख की ओर से बोलने, जमा हो जाए धरती पर सर्वत्र बिखरे हुए मौन मृत अधर, जमा हो जाए धरती पर सर्वत्र बिखरे हुए मौन मृत अधर, और इन गहराइयों के साथ तुम बुनते रहो मेरे लिए सारी बात, मानो मैं लंगर डाले तिरता रहा हूं तुम्हारे साथ। बताओ मुझे बस बेड़ी दर बेड़ी, कदम दर कदम
संजो कर अपनी कटारों पर शान चढ़ाकर उतार दो मेरे हृदय और मेरे हाथों में दफन चीतों के प्रचंड प्रवाह की तरह, स्वर्णाभ किरणों की वेगवती धारा की तरह, और मुझे बिलखने के लिए छोड़ दो अंधे युगों, तारकीय शताब्दियों तक, और दो मुझे मौन, जल दो, आशा दो, और दो मुझे इस्पात, रोटी और ज्वालामुखी, मेरी देह की चुंबक से आ चिपके शरीर, बोलो मेरी वाणी और मेरे रक्त के माध्यम से। तो कितनी बात मैं कहूंगा जो इस अंश में सारे पोइट की तरफ से, सारी उम्मीद की तरफ जो जो बातें चल रही थी, अचानक ये जी तो वो उद्धरण ही रख लिया जाए और कुछ ना कहा जाए, क्योंकि कविता अपना काम कर लेती है, ज्यादा करती है गति से, फिर लौटा हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरे सिरहाने कुछ कविताएं बैठी और कुछ नहीं होगा, और उसमें इतने वेरिएशन हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कवि नहीं है उसका एक ही खंड निकला है, दीना काम्पाना, वो मेरा प्रिय कवि, क्योंकि बांग्ला में अनुवाद एक समय में तो लघुवत्रिका में, तो बात को ख़त्म करती हैं, इसीलिए उद्धरण देकर बात संक्षेप में बताने के लिए। जी हिंदी लेखकों से, हिंदी की दुनिया से, हिंदी के साहित्यकारों से, हिंदी के समीक्षकों से, हिंदी के संपादकों से ऐसा लगता है, ये मेरा निजी है, कि आप थोड़े नाराज से रहते हैं। आपको लगता है कि जैसा होना चाहिए चीज़ें वैसी नहीं है। इसका भी थोड़ा सा मतलब अब सेंस ऑफ ह्यूमर का वो भूतनाथ मेरे भीतर आ गया। एक बच्चा है, रो रहा है, माँ गुड़ देकर रोटी दे ना माँ, दे ना माँ। माँ कह रही है रुक जा, ठीक है, शिव शंभू की चिट्ठी से दे रहा। थोड़ी देर बाद और डिस्टर्ब करता है, माँ कह रहा दे रहे हैं भाई। इसके बाद माँ ने क्या किया कि बच्चे को कुंचे अलमारी में बैठा दिया। अच्छा, अब बच्चे रोने, उसका चेंज हो गया, गुड़ रोटी भूल गया वो। अब कह रहा माँ अलमारी से उतारना, माँ अलमारी से उतारना माँ। मैं इसीलिए थोड़ा सा नाराज रहता हूँ, इससे ज़्यादा। लेकिन जो हिंदी के संपादक हैं, कुछ लोग तो मेरे बहुत ही गुरुवत हैं, जिन लोगों से बहुत ज़्यादा मेरा साबका हुआ है। दे आर ब्रिलियंट, यू नो, ज़्यादा वॉज ब्रिलियंट, यू नो। मैं नामवर जी की एक बात बता रहा हूँ कि जब नामवर जी बहुत पहले आए थे, मैं पार्ट टाइम पढ़ाने आता था वर्धमान विश्वविद्यालय में, तो उनसे खेल रहे थे। तो मैं नया पढ़ा था लूसिया गोल्डमैन को, तो मैंने पूरा मतलब ये बता दिया कि मैं आपसे बड़ा विद्वान हूँ। अच्छा, 1990 में नहीं अच्छा, जुलाई में। अच्छा, मुझे याद है वो तारीख। कोई सेमिनार था क्या? नहीं, वो आए थे रिफ्रेशर कोर्स में। अच्छा। और वर्धमान में ही उन्होंने पुनर्नवा पाठ्यक्रम शब्द दिया था रिफ्रेशर कोर्स, यही पहली बार। तो खैर वो पुरानी बात। तो नामवर जी हमसे पूछ रहे थे, लूसिया गोल्डमैन का ये किताब हम सुने हैं, ऐसे जैसे पहली बार सुन रहे हैं। हमने कहा हाँ ये है, वो है 7-8 किताबों के नाम अब पढ़ा था मैंने, एक दो। उसके बरसों बाद तो घंटे भर लूसिया गोल्डमैन की बातें वो हमसे सुनते रहे। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर बाद, 30 साल बाद, जब वो इसका विशेषांक निकला वसुधा का, तो उसमें 3 उनके शिष्यों के पेंसिल नोट्स पर आलेख निकले जी। उन दिनों वो लूसिया गोल्डमैन को माने, और मैं मानता हूँ कि जो 16 आलेख मैं मानता हूँ लूसिया गोल्डमैन के बारे में, उनमें 3 लेख हैं वो हिंदी के हैं, वो उनके क्लास लेक्चर हैं। सोचिए, अभी तो जेएनयू, जी हाँ, उसी कक्षा में। ये बाद में मुझे पता चला। तो खैर विषयांतर थोड़ा हो। राजेंद्र यादव जी से आपको बहुत प्यार भी मिला और बहुत तकरारें भी हुई हैं। आपने एक पत्र भी, उनका वाला पत्र भी आपने रखा है। हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी जो कथा दृष्टि कहे, संपादक बांग्ला में मैंने एक दीर्घालेख लिखा था, तुम्हारी हृद माझारे राखी को छेड़े दो। यादव जी से मैं, अभी तो समय बहुत जाया होगा। एक चीज था कि वो पढ़ता बहुत था, दूसरा था कि उसका विजन बहुत क्लियर था। ऐसा मैंने बहुत सारे आलोचकों में देखा है, यहाँ तक कि आपके भी गुरुदेव होंगे, मणिधर पांडे, कहीं विजन उनका क्लियर नहीं। तीसरी बात थी, वो
नए लोगों को हंस का प्रचार प्रसार तो बढ़ाता था, इसीलिए वो नए लोगों को बहुत ज़्यादा सबके सामने महत्व दे देता था। लेकिन जब शांत होकर थक कर उसी संपादकीय दफ्तर में, बहुत कम गया हूँ मैं वहाँ, कुछ बातें कहता था। अब वो बातें सनसनी के लिए मैं नहीं कह सकता कि जानते हो उस समय मैंने ये तो लिखा, लेकिन हिंदी में कन्फेशन नहीं है, तो मैं कन्फेस करता हूँ गौतम तुम्हारे साथ। और वहाँ एक गवाह बैठा हुआ है, ठीक है, वो हिंदी का ही राइटर है, संजीव। तो उसने बाद में कहा कि तुमको बताया, हमको नहीं बताया। तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि जादव जी का पाठक मैं हूँ, आप उतने पाठक नहीं हो, आप तो लेखक हो। अच्छा, इस तरह तो संजीव बहुत चिढ़ गए। अच्छा, तो बहुत पढ़ते और सिलेक्शन उनका जो होता था पढ़ने कि इतने वाजिब समय में उसने वो उपनिवेश पर जो 2 किताबें मुझको दी थी, ऐसे कि पढ़ के कुछ बताओ, कुछ समझ में आए तो मैंने उसको लिखा था। लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिका में ना छाप कर उसको दूसरी जगह छापा, क्योंकि आलेख राजेंद्र यादव जी के बारे में था, तो उन्होंने कहा नहीं, हंस में नहीं। तो यादव जी बस देवर जीनियस। अच्छा, अब आपकी एक पुस्तक है आख्यान शास्त्र, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा तो आप आख्यान शास्त्र को समझाएं, और उसके बाद उसने कहा था कहानी की समीक्षा, बड़ी ही सुंदर समीक्षा आपने नए ढंग से की है। इस लेख को मैं पूरा पढ़ा, उसने कहा था को आपने नए एंगल से देखा है आख्यान शास्त्र के जरिए से। जी, आख्यान शास्त्र पर मैंने 7, 8, 10 वर्ष तक काम, और ये काम मैं कर रहा था 95 के समय से। बाद में जब ये किताब निकली, इसको इनॉग्रेट करने आए थे नंवर जी अंतिम जीवन में, और वहाँ सब लोग बैठे थे, 1 घंटे का समय था। नामर जी का मैं बोलूँगा और कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, विश्वनाथ तिवारी को एक चुप, और अंतिम जीवन में होता ही है कुछ। तो उन्होंने उस दिन जो कहा था उसके योग्य मैं नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं है उसकी, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने सुना है। उन्होंने कहा कि जो भी हो, गद्य पर ये अच्छी किताब। और आख्यान शास्त्र के बारे में मैं बताऊं बहुत संक्षेप में 3 बात। एक तो भारतीय आख्यान शास्त्र लिखने की मेरी इच्छा थी, बहुत सुंदर, नहीं हो पाया, जो उसमें भूमिका में उल्लेख जी, है जी। मैंने तब एक प्रकार की मैं घोषणा करने लगा 4-5 साल पढ़कर कि आख्यान शास्त्र हमें टेक्स्ट केंद्रित, ग्रहण केंद्रित, वो बातें आ जा रही हैं। आख्यान शास्त्र हमें एक कुछ ऐसी शब्दावली दे रहा है जो इसके पहले कभी नहीं दी गई। मैं कह रहा हूँ पूरे कथालोचन की आलोचना में विश्व में, इवन चाइनीज आलोचना में एक जगह थोड़ी, मैंने बहुत कम। तो वो जो 200 शब्द हैं वो आगे के दशक में 21वीं शती में इन्हीं शब्दों से हम आलोचना लिखेंगे। उसमें ग्रुक्स है, ये है, वो है, आख्यान का समय है, व्हाट इज स्टोरी, कथावाचक है। एक टेक्स्ट आप पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, हु इज टेलिंग यू एंड हु इज शोइंग यू, ये दोनों आ जाता है कथावाचक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेमचंद का जो कथावाचक है वो हर कहानी में अलग होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सदगति और ठाकुर का कुआं, ये दोनों राइटर के कथावाचक एक नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या वो ऑब्ट्यूज है, बुद्धिहीन है, या बहुत ही ब्रिलियंट है? लेखक तो वो है ही नहीं, लेखक है ही नहीं, टेक्स्ट से पैदा होता है कथावाचक, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, उस पर विश्वास करे तो कितना करे, कैसे कहानी दिखाएगा, जैसे दिखाएगा उस तरह देखे, या ये हम गणित को उलट लेते हैं। तो ये सारी बातें उसमें आती। तो आख्यान शास्त्र ने हमें नई शब्दावली, नई व्याख्या पद्धति, जो कि कम से कम उसमें मैंने करीब 40 व्याख्या पद्धति, और उसमें मैंने इंडियन व्याख्या पद्धति को बेस्ट माना। हमने कहा पूरी दुनिया में वो कथावाचक है नहीं। संजय अपने मेंटली वो कहानी देख रहा और कह रहा है कंधे से, और इन दोनों कथावाचकों के बीच में एक श्रोता है कथावाचक। हम आज तक महाभारत को पढ़ते हैं। तो इंडियन कथावाचकों पर
कथा मतलब जो कथा कह रहा है वो नहीं, वो जो टेक्स्ट के भीतर है, जो कहानी दिखा रहा है और कहानी सुना रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए कथावाचक पर कुछ अलग आलेख भी उसमें है। जी जी जी। भीष्म के कथावाचक सर आपका मुझे जन्म सही समय पर आप टोक नहीं रहे। जी, आपका जन्म मधेपुरा में हुआ है जी। आप बांग्ला भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भी आपने मातृभाषा के तौर पे कहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लेखक के नाते जब आप लेखनी उठाते हैं तो कभी द्वंद्व आता है कि मैं इस जो लिखने जा रहा हूँ उसको हिंदी में लिखूं कि बांग्ला में लिखूं कि अंग्रेजी में लिखूं, क्योंकि तीनों भाषाओं पर आपका समान अधिकार है, तो ये कैसे तय करते हैं आप, या किस भाषा? ये तो आप पर्सनल क्वेश्चन है जी, मैं इसका एक पर्सनल उत्तर दूंगा। कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा मैं अच्छा सेमिनारों में बोल रहा था इन्हीं कलकत्तों में, और ये तो आयोजक ने मुझसे पूछा, जो संचालक था, कि सर आप किस में बोलेंगे, बांग्ला में, हिंदी में या अंग्रेजी में इस विषय पर? तो मैंने उससे कहा कि मैं भाषा में बोलूँगा। अच्छा। तो वो समझा नहीं, वो मेरा दोस्त है, अभी है यहाँ, अच्छा अच्छे काम की। तो सर नहीं, मतलब हम श्रोताओं को बता देना हाँ कि माने हिंदी में बोलेंगे, बांग्ला में या अंग्रेजी में। तो मैं भाषा में बोलूँगा, ठीक है। और मैं उस दिन इसी विषय पर बोला कि भाषा में बोलना क्या होता है, कैसे हो सकता है कि ये बात अंग्रेजी की, ये बात हिंदी की है। अभी पाब्लो नेरुदा की एक कविता, आप सोचिए, चिली का कवि, ओके, स्पेनिश में लिखता था, स्पेन में राजदूत था, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उसका भी हिंदी अनुवाद हुआ। पहला हिंदी अनुवाद मैं उसमें था थोड़ा, आपको शायद मालूम, वो अश्क के लड़के ने किया था, क्या नाम था उनका, नीलाभ जी, तभी BBC से आए थे, और बेहतरीन अनुवाद था। स्पेनिश सीख रहे थे वो, और हम लोगों को चाय वाय मिल जाती थी थोड़ी, तो इसलिए इलाहाबाद का काफिया इतना पार करके मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ दी। आपको क्या लगा, ये स्पेनिश की क्या बात है? भाषा में बोलना, दरअसल जिसके पास भाषा होती है और भाषा हमारी कुपोषित हो जाती है, पौष्टिकता उसमें कम हो जाती है। भाषा आप किसी भी भाषा में, भोजपुरी का 2 लाइन सुनाइए। ओकर अखियां में सपना हिलोर मारेला, ओकर अखियां में सपना हिलोर मारेला, जब पिंजड़ा पे सुगवा ठोर मारे। क्या बात है, क्या बात। मेरे साथ गोरख थे, और एक छोटे कवि ने सुनाया, हाथ जोड़ लिया गोरख ने। क्या बात है, वो तो महामना थे। थोड़ी देर गोरख के साथ मैं बहुत ज्यादा इंटीमेसी, बोला देखो मेरी सारी कविताएं, मैंने वो इमोशनल हो जाता, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ, गोरख का याद आती। बोला अब क्या लिखे हिंदी में, जो लिखा है इसने, जिसके स्लोगन्स चले हैं, वो कह रहा आपका लिखे, खत्म बात। तो एक छोटे से रूपक में कि पिंजरा पे सुगवा जब ठोर मारता है, तो क्या वो कफस तो तोड़ना ही चाहता है, वो चाहता है एक असीम निसीम एक उड़ान चाहता है, और पूरी भाषा को लेकर, क्योंकि गुलजार का वो गीत तो आपको याद है, यक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो उसमें दाना चुगने सब आई चिड़िया, ऊपर से फैला जाल लेकर उड़ गई चिड़िया, वो असर कभी कभी भोजपुरी में आ जाता है, और सदियों बाद आता है कवियों में, बड़े कवियों में आता है, और भोजपुरी के तो असंख्य कवि हैं। तो इसी तरह भाषा में बोल रहा जी। बहुत सुंदर। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, आप इलाहाबाद से आपने मास्टर डिग्री की है, और कुछ नहीं किया भाई। पता नहीं क्यों हमको डॉक्टर प्रोफेसर, अब मैंने तो लिखा वो PhD जो मैंने नहीं की, तो उस समय बहुत पॉपुलर हुई थी। अच्छा खैर, तो आज एक्सक्यूज मांग रहा हूं जी। इलाहाबाद को कैसे याद करते हैं, या अभी याद करेंगे जीवन के इस पड़ाव पर? तो जवानी में आप गए थे इलाहाबाद, वहाँ की दोस्तियाँ, यारियाँ? नहीं, हुआ ये था कि JP आंदोलन में थोड़ा मैं था, तो यहाँ से कई बार 2 बार जेल हुआ, जेल नहीं हुआ, मार कुटाई हुई। जेल हुआ? हाँ। अच्छा, मार कुटाई भी हुई? बहुत ज्यादा। आपको भी लगी? हाँ, 2.5 मिनट में CRPF उस समय मारती थी साहब, दुनिया का कोई पुलिस
अच्छा। वैसा तो नहीं, अभी तक गर्दन वर्दन सब है। हाँ। तो उसके बाद मुझे भेज दिया गया इलाहाबाद भैया के पास, कि ताकि ये आंदोलन में यहाँ तो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जा रहा है ऐसी अच्छा सड़कों अच्छा। पे। हाँ। तो मैं चला गया वहाँ 72-3 में। अच्छा। और 3 में चला गया, वहाँ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन हो गया। और उसके बाद मैंने वहाँ से एमए किया। बस इलाहाबाद की स्टोरी थी। उसके बाद भी मैं 7-8 साल रहा। इलाहाबाद ने जो मुझे साहित्यिक संस्कार किए जी। मैं बड़े लोगों के पास जाने की औकात नहीं थे मेरे, ठीक है। लेकिन उमाकांत मालवीय हो, ये हो, पुराने जो है, तो वो जो एक कल्चर था ना वहाँ, एक तो IAS IPS बनने का, और दूसरा कल्चर था कि सारे लेखक लग रहा था कि वहीं से पैदा हुए, उनका कोई ना कोई रिश्ता है। तो वो थोड़ा सा मुझे टच कर गया, इसीलिए इलाहाबाद एक और मेरा पुश्तैनी घर तो माना जाएगा इलाहाबाद में। भैया का मकान जो है करेली में, बड़ा सा मकान है। तो इलाहाबाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन आज तो नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा। जी जी। तो इलाहाबाद में पढ़ते हुए बनारस या JNU, दिल्ली, उस समय ख्याल आता था कि हम दिल्ली चले जाएं? बहुत ज़्यादा। मुझे JNU घुसने का मौका ही नहीं मिला। नहीं मिला? ना। ने कैसे नहीं मिला? आप मैंने टेस्ट वगैरह हो चुका था। हाँ। और मैं हॉस्टल में रहा और मैं देखता था, और पता नहीं कैसे एंट्री मिल गई थी उस समय। वो लाइब्रेरी में मैं जा सकता उस JNU। तो मेरा बहुत सपना था। मेरे 5 ही सपने थे। एक तो फिल्म मेकिंग का, मैंने सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा और सोचा है वो फिल्मों पर। किताब मेरी कोई नहीं, ठीक है। कब आएगी पता नहीं, मैंने नहीं हो पाएगा। वो टुकड़े टुकड़े कई फाइलें हैं। बहुत ज़्यादा मैं फिल्में देखता हूँ। अभी तो दिन में 4-5 फिल्में, सारी पुरानी फिल्में देखता हूँ। फिल्मों पर कभी ऐसे ही बातचीत कर लेंगे बाहर जी। और दूसरी मेरी इच्छा थी फिल्म बनाने की, तो दूसरी इच्छा थी। तीसरा थी मेरी पत्रकार होने की। जी। तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का इंडिया भर से 2 ही लिए गए थे। उसमें मैं था और कमर वहीद नकवी, जो आज तक और इसमें अभी भी है। दोनों का सिलेक्शन हुआ था। मैं 1 नंबर पे था, 2 नंबर किन्हीं कारणों से मेरा नहीं हुआ। वो इच्छा थी, ये सब इच्छा थी। तो वो सब तो इस जन्म में नहीं हुआ। अगले जन्म तक तो आपका पॉडकास्ट ये जाएगा। अच्छा सॉरी, कभी ऐसा लगा कि मतलब आप बहुत गंभीर सवाल पूछते हैं। बहुत गंभीर पूछ रहा हूँ, तो आप बताइए कि PG भौजी को प्रणाम में क्या आप कहना चाहें? मतलब उस बैग में? हाँ। थोड़ा हल्का कर लेते हैं, गंभीर बात हो रही है। मेरी एक अलग राज यहाँ है क्या? हाँ जी, कौन बिहार पे मत हंसो। बिहार, हाँ, दोनों को मिलाइए। हाँ। बिहार मेरे लिए एक मतलब बचपन का कोई सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है। हाँ। बिहार मेरे लिए एक दूसरी चीज है भाई। मैंने कहा कि दुनिया का सबसे निराला प्रदेश है। अच्छा। और बहुत सारे आलोकों में, गंभीर आलोकों में कहा, व्यंग में कहा। तो बिहार मेरे लिए बहुत है। अब बिहार में पटना गया का एक पैसेंजर खुलती थी, PG भौजी। अच्छा। तो वो पैसेंजर 7 घंटे में पहुंचती थी पटना। कहाँ से कहाँ तक? पटना से गया से पटना 4 खुलती थी PG। अच्छा। तो PG नाम ही था उस? पटना गया पैसेंजर। अच्छा। अच्छा। तो उस बैग में आप देखेंगे, वो आपने भौजी लगा दिया है ना उसमें, तो हाँ, ऐसा तो लग लोग उस समय कहते थे। अच्छा। जैसे थोड़ा सा स्पीड लेती थी तो कहते थे धीरे भौजी धीरे, झुमका ना, हाँ झुमका न हेरा जाए। अरे माने पटरी से न गिर जाओ। उसमें एक कंपार्टमेंट था, 4 ट्रेनें थी। और चारों मेरे जीवन का मतलब है। उसमें पूरा बिहार, पूरा राजपूत, पूरा भूमियार, पूरा ये समाज है उसमें। समझ गए, पूरा जो जाति संरचना है समझ गए हम। नहीं, उसी में समझ गए। हाँ, और सब मजाक में। हाँ। जैसे गार्ड साहब दत्तन कर रहे हैं, एक स्टेशन गया, गार्ड साहब दत्तन कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं। अच्छा। गले से कुछ निकाल रहे हैं, तो उधर से एक तो लाश आ रही है, तो ब्रेक वैन टाइप का है, तो पूछते हैं क्या मरा है रे? अच्छा करके कुल्ला कर रहे। तो कहता भूमिहार, तो बोले ला दो, चबिया दे दिए।
मैंने भूमिहार का डेड बॉडी लदा जाएगा, राजपूत का लदा जाएगा, लेकिन कोयरी कोहार का ला दो। वो पटना जाएगा, पटना में अंटा घाट उतरेगा और वहाँ से गंगा को मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस तरह के पूरे कैरेक्टर्स उसमें, एक जिलेबी वाला चढ़ता था। अच्छा। मतलब है उसमें। और उसको बहुत ज्यादा पसंद किया। क्या है जिलेबी वाला, जरा बताइए। वो चूल्हा लेके चढ़ जाता था। चूल्हा लेके? हाँ, अच्छा। 7-8 डिब्बा में किसी में। और वो कंपार्टमेंट जैसे चला तो हम ऐसे बता रहे हैं कि मैं नया हूँ। अच्छा जी। तो बोले धुआं, आग लग गई क्या? बोला ना, निश्चिंत हो गए। तो हम बोले क्या है? तो अठन्नी दिए, बोले 4 ठो हमारे लिए लाई। वहाँ जलेबी छन रही थी, एकदम फ्रेश जलेबी। ट्रेन में जलेबी छन रही थी। और कह रहा है लेना है तो 1 ठो दोना उनके लिए बगल में, और राजपूत निकले बाद में। और दूसरा दोना जो है मेरा। अब पैसा निकाल के जो दूसरा पैसा हम देंगे तो कह रहे जल्दी कीजिए, मखदूमपुर आ गया, हमको उतरना है। अच्छा। तो कढ़ाई लेके वहाँ उतर जाता था तीसरे स्टेशन पे। आंखों देखा एक कंपार्टमेंट में तो जो तभी आवाज आई थी, छेद था भाई। अच्छा। दरवाजे के पास इतना बड़ा छेद था, उसमें चक्का दिखता था। तो हम लोग माने बाद में बड़े हुए तो हम लोग कहते हैं अरे देखना छेदी में जगह होगा। माने जो छेद वाला फर्श में इतना छेद है वो गिरेगा, समझ रहे हो, मतलब थोड़ी दूर पर है, तो उसमें देखो खाली होगा। बिहार पे मत हंसो। ये जो हम बिहारी, मैं भी बिहारी हूँ, बक्सर का रहने वाला हूँ। बक्सर के ना? बक्सर के कहवा के? दल सागर गांव है हमार। भोजपुर पहले रहे और फिर बक्सर हो गए। अभी वो बता दी कि हम गीतांजलि के अनुवादों कहीं है भोजपुरी में। हाँ, वो हम के देखे के बाद अब आप पीछो अब। हाँ, तो अभी ले जाए भाई। अच्छा। देखा ये जो एक बहस चलती है बिहार को लेकर के कि मतलब एक हीनता का भाव भी है, फिर पूरे देश में है कि मतलब बिहारी पिछड़े हैं। खुद बिहार की जो राज सत्ताएं हैं, पार्टियां हैं, वो भी कहती हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार पिछड़ा हुआ। इसको इलाहाबाद में बहुत सुनते थे। हाँ, बनारस में भी। बल्कि बिहारी शब्द जो है एक तरह से अपमानजनक शब्द संबोधन के तौर पर। उसमें 4-5 आलेख हैं। हाँ, आप उसे पढ़ लीजिए, कोई नहीं कहेगा उसके बाद बिहार पर कोई नहीं हंसेगा। मतलब उसमें बहुत सारी करुण चीजें भी हैं जो मैं खुले घोषणा कर रहा हूँ और करता रहा हूँ कि बिहार ने जो मुझे दिया वो इंटायर भारतवर्ष में रेयर है। वहाँ की आत्मीयता, वहाँ का वो जो छठ मनाना, मेरे घर में छठ मनाया जाता था। अच्छा जी। मेरी छोटी बहन का नाम है भानु, वो छठ के समय में अर्घ में पैदा हुई थी। तो खैर थोड़ा पिताजी माताजी के बारे में बताइए। परिवार जो आपका बचपन। पिता जो है वो सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर थे और धीरे धीरे तरक्की करते हुए अंतिम जीवन में असिस्टेंट कलेक्टर बने। और बिहार में मेरी स्कूलिंग हुई है, पता नहीं भाई, 11 जगह। सोचो, हाई स्कूल 1-1 साल बाद ट्रांसफ़र होता था, कभी रक्सौल, कभी डाल्टनगंज, कभी यहाँ मधेपुरा में पैदा हुआ, उसके बाद ये टाटा, कभी वो लगभग पूरा बिहार। आप बिहार का हर कोना मुझे देखना पड़ा। तो आप बिहारी हैं एक तरह से। हाँ, लेकिन बचपन का मेरा कोई दोस्त नहीं, क्योंकि दोस्त बनते ही नहीं थे। हर जगह उजड़ना है और उजड़ के फिर मेरा बचपन इसी चीज। तो माता जी के बारे में कुछ? हाँ, माँ के बारे में मैं बता सकता हूँ। 33 साल हो गए उनको गुजरे हुए। मेरे भीतर अगर कुछ भी आर्टिस्टिक है तो पिता तो नाटक करते थे, कुंवर सिंह वगैरह, और प्राइज भी मिला उनको गवर्नर से। और माँ के बारे में था कि एक ही शब्द है, सुरुचि। किसी काम को करो, उसे एक कलात्मक, एक शिल्प, एक वो होगा। जैसे देखिए सुरुचि कैसे बन गई कि आपके इस कलर के साथ मेरा ये कितना मैच कर रहा है। बाद में देख, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी। तो माँ कहती थी कि नहीं वो पहनो। तो सारे वो संस्कार मुझे बहुत सुंदर वो माँ से मिले। और 7 भाई बहन थे हमें। 7 भाई बहन? 9 भाई बहन थे। बहन। मेरे आगे एक मर चुका था, मेरे बाद में एक मर चुका। मैं 4th था। और बने वही है बिहार का जो परिवार। जी जी। पिताजी क्रोधी थे, स्वभाव से क्रोधी थे पिताजी आपके? नहीं, क्रोधी नहीं थे। उनका जो था कि
वही लोहा सिंह टाइप के पिता थे, जैसे पुराने जमाने में होते हैं। मैंने आप में वो चीज आया है क्या, कुछ उनका कोई जिसको आप दुर्गुण मानते हो या गुण मानते हो, जो सीधा सीधा आपको लगता है कि ये आपके पिताजी से ही आया है सीधे सीधे? नहीं, मतलब प्रोग्रेसिव तो बहुत थे, लेकिन एक चीज है कि चिढ़ जाते थे बहुत कुछ बातों में, और मैं घर छोड़ देता था। आप घर छोड़ के निकल जाते हाँ थे? हाँ हाँ। तो मार पड़ती थी, आते थे वापस तो? नहीं, मारा उन्होंने जिंदगी में एक बार, और मेरी कोई गलती नहीं थी। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी हाँ, मार तो पड़ी? मैंने कहानी लिख दी, वो पहली जो नक्सल वाली कहानी मेरी मानी जाती है, तुम्हारे बाद सौमित्र था, सर्वभाषा कहानी प्रतियोगिता में जो कहानी आई नक्सल पर, तो उसमें पिता के साथ नक्सल का वो डायलॉग जो है, कहता है तू मेरे सामने सिगरेट पीता है? अच्छा। तो कहता आप भी मेरे सामने घुस लेते हैं। पिता एकदम नर्वस हो गए। एक्चुअली वो घुसखोर टाइप के नहीं थे बहुत, लेकिन लेना पड़ता था, बांटना पड़ता था। तो पिताजी बोले कब? तो बोले उस दिन। अच्छा। तो पैसा दिया, वो जो तंबाकू लाइसेंस का वो था, पैसा नहीं, मेरे सामने दिया था, सौमित्र आप बोल दिए। तब से पिताजी कहते हैं नक्सलियों से बचे रहो। तो सिगरेट आप बहुत पहले से पी रहे हैं? हाँ, बहुत पहले से। और पिताजी भी चेन स्मोकर थे, और 15 मिनट का हार्ट अटैक में गुजर गए। ये सब तो पर्सनल चीजें आपके। पत्नी जी के बारे में बताइए। पत्नी जी तो जी नहीं है। हाँ। एक्चुअली जिसे आप पत्नी कहते हैं, इस शख्स को मैं 3.5 साल की उम्र से जानता हूँ। उसमें मरना चाहिए। और हम लोगों की शादी नहीं हुई है, ये इलीगल परिवार है। यानी एक दिन जब मैं कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, होता ना, तो इससे मैंने कहा चलो, तो लाल झंडा बहुत दिन किया है। शादी करना है तो क्या, मैंने सिंदूर पहनना वो सब संस्कार में नहीं मानता। तो 3.5 साल की उम्र से मैं उसको जानता हूँ, और जीवन में कई बार गया में रहा, तो नेचुरली एक था, मेरा कुछ नहीं था। संयोग की बात है कि जिस पीपल के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, वही इसने पहली बार प्रपोज किया था, और मुझसे एक थप्पड़ भी गया था। मैं उस समय एमए पढ़ रहा हूँ, क्रांतिकारी हूँ, बड़ा लूसुन जैसा कहानीकार बनूंगा। अच्छा। तो थप्पड़ गए थे। ठीक है। उसके 3 साल बाद मैंने कहा चलो रहते हैं साथ में, और तब से करीब 35 साल हो गए साथी में है, लेकिन कोई कागज पत्र नहीं। तो आपसे कागज पत्र कौन मांग रहा है? ना आजकल मानते हैं ना। लेकिन एक चीज जानिए, जब मैं 26 साल हो गई, हम लोग साथ रहते, साहेब बड़ा हो गया। अच्छा। 24 साल का था, तो मैरिज कर ली मैंने, क्योंकि बैंक डिटेल वो सब तो जरूरत होता है ना। उसमें क्या हुआ कि पहला जो विटनेस था वो मेरा बेटा था, और अंतिम उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। तो उसने उसमें साइन किया कि, और उसने कहा थैंक गॉड आई हैव बीन लीगलाइज्ड टुडे। आज से मैं लीगल बना। मतलब तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है कहाँ हुआ, कब शादी हुई, ऐसे ही रहने लगे। उसमें सब होती थी कहानी। बहुत सुंदर। तो पत्नी जी के बारे में इतना बताऊंगा। दूसरी चीज बताना चाहूंगा। पत्नी जी का नाम बताइए एक बार। संध्या सान्याल। संध्या ये गांगुली थी जी। तो ये बहुत नामी गिरामी क्लासिकल शिल्पी है, थी भी नहीं मैं कहूँ, क्योंकि इसको किशन महाराज ने संगत किया जब 13 साल। क्या बात है। इसको कई घराने से मिला था। लेकिन सचमुच बात है कि मैंने जो किया वो तो मैं वर्कर की हालत से सीख कर, इसको वो चीज नहीं मिली। फिर भी जितने भी अनुष्ठान वो अभी करना बंद कर दिया उसने, लाइट क्लासिकल और ये, तो मैं समझता हूँ कि मुझसे कम से कम 10 गुना वो टैलेंटेड। क्या बात है, बहुत सुंदर। इस माने में क्योंकि अब भी रियाज छूट गया है। रियाज करोगे तो राज करोगे। सब कुछ छूट गया। बेटे को भी जो संगीत मिला है वो सब इसका दिया हुआ उसने भी। जी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, और पर्सनल नहीं है, ये एक सोशल इशू पर मैं बात कर रहा हूँ कि विवाह एवं परिवार संस्था जो है, विवाह एवं परिवार संस्था जो है, उसको, उसके भविष्य को लेकर के लगता है कि ये न, मैंने तो नहीं माना। मैं श्राद्ध संस्कार भी नहीं माना। जिद थी, अच्छा नहीं किया। अब कहीं शादी में जाते हैं, किसी का शादी देते हैं हम लोग, तो बहुत फेल होता है।
मतलब होना चाहिए वो। मैं बहुत ज़्यादा संस्कार में मानता हूँ, लेकिन संस्कार दो प्रकार के। एक जो है वो क्या खाना बनेगा, क्या बनेगा, तंबू लाइट, और एक होता है लोकाचार। जैसे मैं बताता हूँ कि बांग्ला की कॉमन शादी में एक चीज़ होता था कि जब वो जिस दिन शादी की सुबह होगी, सुबह 4 बजे कन्या को जगाकर किसी जलाशय के करीब ले जाते और वहाँ 4 मंत्र पढ़े जाते थे। मैं अभी डिटेल में नहीं, इसको मैं 1 मिनट आधे मिनट के भीतर कहना चाहूँ। और वहाँ लड़की पानी को स्पर्श करके कहती थी कि हे जल देवता, आज मेरा गोत्रांतर हो, मेरे साथ रहे। फिर वृक्ष को एक धागा बांधते, जनरली पीपल, कि आज मेरा गोत्रांतर हो रहा है, इसका मतलब मैं एक दूसरे कुलगोत्र में जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना। समझ रहे? फिर एक अग्नि जलाकर वहीं पे, इसको, इस अनुष्ठान को जौल सोईते कहते। अच्छा अच्छा। लोकाचार भयानक जरूरी है, लेकिन जो अनुष्ठानिक शादी होती है 90% जो, उसमें मेरा विश्वास कभी नहीं था। जी नहीं, मेरा प्रश्न था कि जो नई पीढ़ी है, जो नया समय है, या पिछले 30 वर्षों में जो बदलाव दिख रहा है कि विवाह एवं परिवार संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगा है, क्योंकि रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। वो लिव टुगेदर और उनसे बात हो, चीजें टूट रही हैं। देखिए, लिव टुगेदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी किसी के साथ रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनके साथ रह रहा हूँ, 38 साल हो गए ना, कितने, ये भी तो लिव टुगेदर है। जी जी। क्यों, कागज तो बहुत बाद में बना था, 30 साल। लेकिन इससे मतलब इस पूरे इसका अतिरेक भी हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस बार में मैं बहुत पुरातन मध्यकालीन कि जब, और वो रिश्ते टिक क्यों नहीं रहे भाई, एक साथ रहे, एक दूसरे को जानी ही नहीं, तो वो अतिरेक वर्जित। ठीक है, अब हम समाप्ति की ओर हैं। तो एक सवाल मैं चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी है, जो अभी जो बच्चे एमए कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, कविता के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे जी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे अपने जीवन के बिल्कुल अनुभव? 3 पंक्तियां कहूँगा। तैयार नहीं था मैं। 2005 में मुझे बहुत दिनों तक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रहना। जी, नामर जी मुझे कुछ काम सौंप के गए थे और मैं काम कर, वहाँ मैंने जो कहा उसे गौर से सुनो। शोध एक अनवरत प्रक्रिया है, रिसर्च ये आजीवन चलता है, कोई रोक टोक नहीं, ठीक। और पीएचडी एक डिग्री है जो कि अनिवार्य है। तो डिग्री को डिग्री रूप में ले, उस काम को जितने अच्छे ढंग से करें, लेकिन शोध तो आप आजीवन करेंगे। मैंने एक बार इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक शोध किया था, आज से 35 साल पहले। जितने पीएचडी हुए हैं मुझे मिल गया था, उसमें से मैंने देखा 90% पीएचडी लेखक जो थे, बहुत अच्छे शोध पुराने जमाने के 50s के, जी जी, दोबारा उसने उस किताब पर नहीं लिखा। ये छपा भी था, ये हिमाचल की पत्रिका थी विपाशा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो 7-8 साल छायावाद को पढ़ेगा, ठीक है, या आदिवासी विमर्श को मान लिए पढ़ेगा 7-8 साल, और उसके बाद उस पर एक भी आलेख नहीं लिखेगा। ये 90% जितने मुझे मिले थे, इन्हीं लोगों ने दिए थे, पुराने लोग। उस समय विष्णुकांत शास्त्री थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं वही आर्काइव्स में जाके मैं निकाला। तो शोध एक अनवरत प्रक्रिया है, बड़ा छोटा कुछ नहीं, आजीवन कीजिए, लेकिन पीएचडी एक डिग्री है, उसको भी ठीक ठाक। जी, आखिर में हिंदी लेखन और प्रकाशन की दुनिया जो है, जैसी है, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रकाशन और लेखन की दुनिया में है कि ग्रहण केंद्रित सब कुछ हो गया है, तो बाजार केंद्रित हो गया है। किताब आने के पहले ही उसकी व्यवस्था कर ली जाती है, तो लेखकों को सावधान रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम लिखना चाहिए, लेखकों को सावधान रहना चाहिए। और इतनी अच्छी चीजें निकल रही है विश्व में और हिंदी में भी। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, आप अवाक हो जाएंगे कि मैं इतना ज़्यादा नई किताबों को पढ़ता हूँ, जिनमें मेरे पास आइए एक रैक है जहाँ मैंने कुछ आधा पढ़ के छोड़ रखा है कि अरे जीनियस किताबें है ना। तो इसीलिए इतना ज़्यादा
लिखने का स्कोप है। कुछ नए कहानीकारों कवियों का नाम बताना नहीं, चाहिए। अलग से नाम बताने में क्या दिक्कत हो जाती है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सा नाम सुनना चाहते हैं बताइए, मैं उनके नहीं, जिन्हें नई जो प्रतिभाएं हैं जो 40-50 के अंदर की हैं, हाँ जी जी, तो जो कहानियां अच्छी लिख रही हैं, कविताएं हैं, अच्छे लिख रहे हैं वो, हाँ हाँ, और हर समय आलोचकों को चुनौती दे रहे हैं। मान लीजिए मैं और हम्म, मेरे गुरुवत जो हैं मैनेजर पांडे, दोनों यहाँ बैठे हुए जी, लेकिन वो जब आ जाते हैं और कहते हैं ये टेक्स्ट पढ़ो, तो हमारी घी की बच जाती है। बहुत अच्छी सामग्री आ रही है, लेकिन उस पर सोच, उस पर चर्चा, ये बहुत जरूरी है। और आत्मीयता का तो भयानक अभाव हो, कोई किसी से बात करेगा, इतनी बातें बीच में आ जाती हैं कि वो बात करना ही छोड़ देता। तो वो, और संवाद ज्यादा होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी नई पीढ़ी को आप मंच दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन गौर से 4 घंटा इनको सुनो। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भाषा यहाँ जा सकती, वो सारी चीजें। बहुत सुंदर। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि भाषा पर आप बहुत कुछ कह रहे थे, एक छोटी सी 3-4 लाइन याद आई। दुनिया के सारे भाषिक सिद्धांतों को, उत्तर आधुनिक ये वो सब मिला ले, एक जगह ले आए, हिंदी अवश्य, और हिंदी का ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम से भाषा का कुछ बनता भी नहीं है, इसलिए बिगड़ता भी। तो भाषा का पर कोई असर नहीं पड़ता संज्ञा और सर्वनाम से। अब मेरे ही नाम से ये इंटरव्यू जाएगा, आई डिनाई, संज्ञा और सर्वनाम से भाषा खेलती है, भाषा खुलती है, और भाषा खिलती है क्रियापदों से। एक निचोड़ टाइप की बात मैं कह रहा हूँ। जी 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 जी। और क्रियापदों से तो इतना हो जाता है, खेलती है, खुलती है, क्रियापदों से। लेकिन भाषा, आप कहेंगे कि तो कैसे प्रेमचंद की भाषा के बारे में क्या राय निकालेंगे, फिर मैं निकालता हूँ। और भाषा सजती है, संवरती है, क्रिया विशेषण और विशेषण। बहुत सुंदर। ठीक, यहाँ तक भी तो प्रेमचंद की भाषा कैसे निकालेंगे, ऋषि चौबे कोई किताब लिखेंगे, उनकी भाषा को मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ तक भी ठीक। और भाषा निजस्व बनती है, 4-5 किताबें आपने लिख ली, वो बनती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कर्ता ने कर्म को, परसाई इसलिए इतना बड़ा लेखक है, उनकी भाषा में आप देखेंगे कि नो को कहाँ रखा है, ने को कहाँ रखा है, में और पर में क्या फर्क किया है। एक सेंटेंस शुरू करता है एक छोटे से, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो भाषा निजस्व बनती है कि वो लेखक इसको कैसे कह रहा है और वो लेखक इसको कैसे कह रहा है। तो भाषा, प्रेमचंद की भाषा, ऋषि चौबे की भाषा, ये अंत में बात आती है और आपके मर जाने के बाद आती है जी। आपके सारे लेखन के बाद आती है और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर विचार कर सकते। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या क्या कह दिया, लेकिन आप सारी विनम्रता, आप ये जाने कि सारे लेखक मेरे लिए श्रद्धेय हैं। अगर उनके भीतर भाषा है तो, उनकी थोड़ी सी अपनी पहचान है तो, और कोई कंटेंट है जो हमें ले जाता है 21वीं सदी की ओर, 15वीं सदी में। बहुत सुंदर, जो आगे ले जाए जी। मन की कोई पीड़ा बहुत है, लेकिन उन चीज़ों को ना, मैंने भाषा साहित्य को लेकर नहीं, जीवन को लेकर के, हाँ, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। जो आप देखना चाहते थे वो नहीं देख पाए, बहुत सारी चीजें दोस्त। मैं सचमुच एक फिल्म मेकर बनना चाहता, और इसके लिए मैं बीच में कोर्स छोड़कर, एमए छोड़कर मैं गया था वहाँ, और वहाँ मैंने चाय के गिलास धोए, वो घनश्याम जी का, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। मैं यहाँ दिल्ली में NSD में गया, बाद में जब ये लोग मेरे मित्र बने, मेरा 1-2 पेपर वहाँ गया थिएटर पर, तो उन लोगों ने, तुम इस चाय की दुकान में क्या? हाँ सब, मैं धोया। और उस समय इंस्टीट्यूट में नसीर और ये दोनों थे, तो उनसे मेरा परिचय हुआ था कि लड़का बैठा हुआ है, आगामी कोर्स में अगर इसको इंटरव्यू चांस मिलेगा 4-5 महीने बाद, ये देख रहा। और मुझे लाइब्रेरी जाने की स्वतंत्रता जी, ये तो हाथ पैर जोड़ के मैं कर लेता था। तो एक तो वो अफसोस है, थिएटर का एक अफसोस है कि चुपचाप
एक नदी किनारे बैठा रहूं, मेरे हाथ में एक किताब हो, वो कोई पीछे से उसको न पढ़ रहा और मैं उसे पढ़ रहा हूं। ये मेरा वो मतलब अंतिम दृश्य में मैंने सोच रखा है, जो कि पता नहीं संभव। संतोष जिस बात का आज के समय, आज के मुझे दिन, बहुत ज्यादा, किस बात का हर अधिक आदमी जो मुझे छूता है, अभी अभी किसी आदमी ने मेरा एक सामान ला के दिया है, मैं तो उसका हो गया रहता हूँ। भयानक मैं प्रेमी टाइप का, मतलब वो मार्शल फुस्ट की जो जिमनी थी, वह बात लंबी हो जाएगी, 10 वॉल्यूम में, उसमें उसने लिखा था कि जब फ्राइडे को मेरी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाती थी तो मुझे माँ, अरे खा लेना, ये करना, कल ये पहन लेना, मैं परसों आ जाऊंगी, तो उसका पूरा शरीर जैसे बिल्ली को प्यार करने से गड़ करता था। तो उसने उस गड़गड़ साउंड को कई बार उसमें यूज़ किया है। तो मुझे कोई छू दे तो मैं बिल्ली की तरह भीतर से, मतलब मुझसे जैसा भावुक और प्रेमी व्यक्ति मुझे लगता है। जैसे अभी आप मुझे एक सिगरेट पीने की इजाज़त देंगे जी, तो मैं गड़गड़ तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोफेसर गौतम सन्याल सर को। आप हिंदी के एक गंभीर लेखक हैं, कथा आलोचक हैं, आख्यान शास्त्र के अध्येता हैं। आपकी कई पुस्तकें, 10-12 पुस्तकें हम यहाँ लेके सामने रखे हैं, लेकिन बातचीत एक एक पुस्तक पर नहीं हो पाई। सिर्फ किंचित गद्य को ही आधार बना करके हमने कुछ बातें की, और हम चाहेंगे कि गौतम सन्याल सर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययनरत रहें, और अगली बार फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ी नई ऊर्जा के साथ फिर आए रेड फोन पॉडकास्ट पर, और हम लोग फिर से एक नई बातचीत करें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत आभार कि आप आए। बहुत बहुत आप बर्दवान से आए, 3 घंटे की जर्नी करके दोस्तों आए हैं। हम बार बार आग्रह कर रहे थे, इन्होंने कभी ना नहीं कहा कि ऋषि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जैसा कि होता है, शरीर, स्वास्थ्य और अपनी मन की स्थिति, क्योंकि मन के राजा हैं, इनके लेखों को भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने न सिर्फ ज्ञान और भाषा संबंधी आज़ादी ली है, बल्कि व्यवहार संबंधी आज़ादी भी ली है। जो इनके मन को भाता है उसे करते हैं, जिस शिल्प में इनको अच्छा लगता है, जिस भाषा में जब इनको अच्छा लगता है, उसको ये चुनते हैं। इमरे बंगा जो पिछले एपिसोड में कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए खुशी क्या है, तो बोले कि आज़ादी ही मेरी खुशी है। जिस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ मैं कर पा रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, और जिन चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ और मैं दूर रह गया तो मैं खुश हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए लेखक के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप रेड फोन पॉडकास्ट सुनते रहिए और इसे लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को बताइए जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, उन तक अपनी ये बात पहुंचाइए। एक ये नया शुरुआत है, आपका सपोर्ट हमें बल देगा। धन्यवाद।